एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का न्यू टॉपिक। ठीक है, तो हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी की, इसके एप्लीकेशन के अंदर कि बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ एप्लीकेशन होता है एग्रीकल्चर के अंदर, कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन द मेडिसिन फील्ड। ठीक है, कि मेडिसिन में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिन के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर मेकिंग द थेरेपेटिक्स इन द लार्ज स्केल। हमें पता है बायोटेक्नोलॉजी हम कर ही क्यों रहे हैं, ताकि हमें जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है, वो लार्ज स्केल पे मिल सके, है ना। तो थेरेपेटिक्स को लार्ज स्केल पे बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। और साथ में जो भी ये थेरेपेटिक्स बनती है वो क्या होती है, सेफ और इफेक्टिव होती है। ठीक है, इसके अंदर कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता है। अगर इन थेरेपेटिक्स को जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा, अगर इनको हमने बॉडी के अंदर डाला तो क्या होगा, बॉडी इसके टुवर्ड कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं देती है नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं जो ये प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी से बनते हैं, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग के बाद ही उसको मार्केट के अंदर डाला जाता है, मार्केट के अंदर उसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और ये जो मेडिसिन होती है वो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स उसको बोला जाता है। तो अराउंड 30 थेरेपेटिक्स बन गई है, जिसके अंदर सिर्फ मार्केट के अंदर कितनी आई है, अराउंड 12 आई है। ठीक है, तो कौन कौन से थेरेपेटिक्स, कौन कौन सी मेडिसिन हमने बनाई, जिसमें सबसे पहले कौन आएगा, हिमोलिन। ठीक है, कौन आएगा, हिमोलिन। तो हिमोलिन इज व्हाट, दैट इज द ह्यूमन इंसुलिन। हिमोलिन क्या है, दैट इज द ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो और भी चीजें यार, जेन थेरेपी हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने बनाई है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हिमोलिन कैसे बना, हुआ ह्यूमन इंसुलिन कैसे डिस्कवर हुआ है बाय द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंथेटिक इंसुलिन होता है, ठीक है, तो देखो जेनेटिकली इंजीनियर जो इंसुलिन है, अब ये जो इंसुलिन है वो हमें पता है क्या है, इंसुलिन इज द हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। है ना, तो इंसुलिन क्या है, हमें पता है इंसुलिन क्या है, इट इज अ हार्मोन। इंसुलिन जो है ये हार्मोन है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इजंट इट, है ना। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो पर्सन किससे सफर करते हैं, डायबिटिक मेलिटस से, है ना। जो भी पर्सन किससे सफर करते हैं, डायबिटिक मेलिटस से। तो डायबिटिक मेलिटस जिसको हम कॉमनली क्या बोला जाता है, कि इनको कौन सी प्रॉब्लम है, शुगर की, है ना, जिसको शुगर की बीमारी हिंदी में हम बोलते हैं। तो डायबिटिक मेलिटस से जो पर्सन सफर कर रहा होता है, तो उनके में होता क्या है कि उनके पेंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होती है, पेंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होती है, वो क्या करती है, नॉट रिलीजिंग द इंसुलिन प्रॉपरली। तो पेंक्रियास का जो बीटा सेल है वो इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इंसुलिन के क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी। और इंसुलिन के डेफिशिएंसी की वजह से उनके ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉट कंट्रोल्ड। तो ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके ब्लड के अंदर उनके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो जनरली क्या रहता है, हाई रहता है आफ्टर द ईटिंग। वो कुछ भी खाते हैं उसके बाद उनके ग्लूकोज लेवल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला, उसको कम करने वाला इंसुलिन नहीं होता है ना। तो जनरली जो लोग डायबिटीज से सफर कर रहे होते हैं, तो उनको क्या लेने होते हैं, फिर बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं वो, है ना। तो जो पर्सन डायबिटीज से सफर करते हैं, तो उनको क्या लेने होते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं, आउटरली बाहर से लिए जाते हैं, ताकि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जाए और इंसुलिन क्या करे, ग्लूकोज लेवल को कम करे। ठीक है, बट हमें पता है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बीमारियां भी बढ़ रही है। तो ज्यादा लोगों को क्या हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है। और ज्यादा लोगों को डायबिटीज हो रहा है तो हमें इंसुलिन की डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो जनरली ये जो इंसुलिन है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, पहले वो पिग्स से, कैटल से, पिग्स और कैटल्स का इंसुलिन निकाला जा रहा था और उसको ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जा रहा था, जो भी सफर कर रहे थे डायबिटीज से, है ना। बट शुरुआती टाइम में तो ठीक था, बट आफ्टर दैट क्या देखा गया, जो पिग्स और जो कैटल्स का क्या था, कैटल्स का जो इंसुलिन था, पिग्स और कैटल्स का जो इंसुलिन था वो कैसा था, दैट वाज एलर्जिक। वो ह्यूमंस के लिए क्या हो गया, एलर्जिक हो गया। ठीक है, तो यानी कि उसके वजह से क्या हो गया, ह्यूमंस को क्या होने लग गया, वो एलर्जी होने लग गई। तो यानी कि बाहर से इंसुलिन आ रहा है, वो ग्लूकोज लेवल को तो कंट्रोल कर रहा है, बट उसके वजह से दूसरा इम्यूनो रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर देखने को मिल रहा है, एलर्जी वगैरह, रैशेज वगैरह बॉडी पे हो रहे हैं, है ना। तो कोई ऑल्टरनेटिव मेथड देखना चाहिए फॉर द इंसुलिन इंजेक्ट, फॉर द इंसुलिन। तो क्या देखा गया कि हम इंसुलिन के टैबलेट्स यूज करवा सकते हैं पेशेंट्स को। तो इंसुलिन के टैबलेट्स में यूज नहीं करवाया जा सकता है, कारण क्या, क्योंकि इंसुलिन के अगर टैबलेट्स दिए जाएंगे तो टैबलेट को कैसे लिया जाता है, ओरली, है ना, माउथ के थ्रू उसको लिया जाएगा। और ओरली अगर लिया जाएगा तो बीच में कौन आएगा, स्टमक वगैरह भी आएगा, क्योंकि अगर ओरली जाएगा तो डाइजेस्ट सिस्टम से होता वो जाएगा। और डाइजेस्ट सिस्टम के बीच में फिर हमारा कौन आता है, हमारा स्टमक भी आता है। बीच में कौन आएगा, वो स्टमक। और हमें पता है स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, साथ में उसमें बहुत सारी कौन सी एंजाइम होती है,
पैप्सिन वगैरह ये सब एंजाइम होती है ना। तो ये पैप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, सब एंजाइम क्या करेगी, फिर वो इंसुलिन को ब्रेक कर दे, क्योंकि इंसुलिन कौन है, प्रोटीन है ना। तो ये सब एंजाइम्स क्या करेगी, इट विल कॉज द ब्रेक ऑफ इंसुलिन। तो उसके वजह से क्या होगा, इंसुलिन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो तो खत्म हो जाएगी। तो इंसुलिन के इंजेक्शन या फिर जो भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं उसको हम ओरली नहीं ले सकते, क्योंकि वो डाइजेस्ट सिस्टम से होते हैं वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी वर्निश हो जाएगी, है ना। तो दैट्स वाई, तो ये तरीका भी नहीं है इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करवाने का। तुम्हें पता है कि कोई पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंसुलिन की डिमांड जो है, जिनको हम इंजेक्शंस के थ्रू हम देंगे, है ना, तो इंसुलिन को इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाएगा, तो इसकी डिमांड भी वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कि हाँ भाई ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, ताकि हम ज़्यादा जो पर्सन डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं उनको हम दे सकें, है ना। तो ज़्यादा इंसुलिन को बनाने के लिए हमें पता है कौन सा मेथड है, दैट इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेथड विच इज द बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया गया, ज़्यादा इंसुलिन को बनाया गया। ठीक है, तो कैसे बनाया गया देखते हैं, अभी ये है ना वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है इंसुलिन से लिंक किए। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई बोर्ड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है इंसुलिन का ये। ठीक है, तो देखो, तो जो सबसे पहले जो इंसुलिन है, इसको सिंथेटिक इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन को बनाया गया ह्यूमन के थ्रू, तो सिंथेटिक इंसुलिन किसने बनाया, एली लिली कंपनी ने। किसने बनाया, एली लिली ने। कब बनाया, 1983 में बनाया। ठीक है, तो एली लिली कंपनी ने सबसे पहले इंसुलिन को सिंथेसाइज करा, ह्यूमन इंसुलिन को बनाया, और ह्यूमन इंसुलिन को उन्होंने क्या नाम दिया, ह्यूमिलिन। क्या नाम दिया, ह्यूमिलिन। तो यानी कि उन्होंने लैब में खुद से इंसुलिन बनाया, ह्यूमन इंसुलिन बनाया, और नेम्ड इट एज अ ह्यूमिलिन। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर का हम इंसुलिन का देखें, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन अगर हम देखें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो इंसुलिन जो फॉर्म्ड होता है, इंसुलिन जो फॉर्म्ड होता है वो शुरुआती में क्या होता है, प्री मेच्योर फॉर्म में फॉर्म्ड होता है, यानी कि एकदम से मेच्योर इंसुलिन नहीं बनता है हमारी बॉडी के अंदर, पहले प्री मेच्योर इंसुलिन बनता है और फिर देन मेच्योर इंसुलिन बनता है। तो प्री मेच्योर इंसुलिन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 3 चेन होती है। ठीक है, प्री मेच्योर इंसुलिन के अंदर या फिर प्रो इंसुलिन के अंदर क्या होता है, 3 चेन्स होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 चेन्स। उसके अंदर 3 चेन्स होगी। ठीक है, तो 3 चेन्स कौन कौन सी है, चेन ए, बी और सी। ठीक है, दिख रहा है हमें, ये जो बड़ी सी है जो ग्रे है ये कौन है, चेन सी, और ये ए और बी आ गई। क्लियर, नहीं तो प्रो इंसुलिन के अंदर, प्री मेच्योर इंसुलिन के अंदर कितनी चेन्स होती है, 3 चेन्स होती है, चेन ए बी सी। ठीक है, और ये जो हमारी चेन ए और बी जो होती है वो किससे लिंक होती है, बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। चेन ए और बी किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, इज कनेक्टेड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यानी कि जो इंसुलिन बनता है वो शुरुआती में प्री मेच्योर फॉर्म में बनता है, जिसमें कितनी चेन्स होती है, 3 चेन्स होती है। ठीक है, आफ्टर अ वाइल वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेच्योर फॉर्म में, है ना। तो प्री मेच्योर इंसुलिन विल कन्वर्ट इनटू द मेच्योर इंसुलिन, तो वो मेच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेच्योर इंसुलिन में कितनी चेन्स होगी, इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स, उसके अंदर 2 चेन्स होती है सिर्फ। ठीक है, उसमें सी चेन नहीं होती है ना। तो जो हमारा प्रो इंसुलिन होता है उसमें सी चेन हट जाती है, सिर्फ ए और बी रह जाती है। तो जिसमें ए और बी रह गया तो ये हमारा क्या है, दिस इज अ मेच्योर इंसुलिन। तो ये कौन है, दिस इज अ मेच्योर इंसुलिन। ठीक है, तो जो इंसुलिन बनता है तो वो प्री मेच्योर फॉर्म में बनता है, जिसके अंदर 3 चेन्स होती है, चेन ए बी सी, है ना। तो जब वो मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो सी चेन आपकी हट जाती है, सिर्फ ए और बी रह जाती है, और ए और बी चेन किससे लिंक होती है, बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा मेच्योर इंसुलिन होता है उसमें कितनी चेन्स होती है, और जो प्री मेच्योर इंसुलिन होता है उसमें कितनी चेन्स होती है। ठीक है, तो उसमें 3 होती है प्री मेच्योर के अंदर, और मेच्योर के अंदर सिर्फ 2 चेन होती है, एंड दीज 2 चेन्स आर लिंक टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर नहीं आता कि, तो जो सिंथेटिक जो ह्यूमन ने जो इंसुलिन बनाया, ह्यूमिलिन जो बनाया एली लिली कंपनी ने, तो उन्होंने कैसे बनाया, उन्होंने डायरेक्टली मेच्योर इंसुलिन बनाया। ठीक है, जो एली लिली कंपनी ने जो इंसुलिन सिंथेसाइज करा, ह्यूमिलिन सिंथेसाइज करा, उन्होंने डायरेक्टली कैसे बनाया, डायरेक्टली इन्होंने मेच्योर इंसुलिन बनाया। ठीक है, तो एली लिली कंपनी ने, एली लिली फॉर्म द मेच्योर इंसुलिन डायरेक्टली, फॉर्म द मेच्योर इंसुलिन डायरेक्टली। तो उन्होंने डायरेक्टली क्या करा, मेच्योर इंसुलिन बनाया। और हमें पता है जो मेच्योर इंसुलिन है उसके अंदर कितनी चेन है, मेच्योर इंसुलिन के अंदर सिर्फ 2 चेन है, चेन ए और बी। और चेन ए और बी कैसे कनेक्ट होती है, बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो उन्होंने देखा कि भाई मेच्योर इंसुलिन ही तो चाहिए हमें, है ना। तो मेच्योर इंसुलिन के उन्होंने सीधा मेच्योर इंसुलिन बनाया, उन्होंने प्री मेच्योर इंसुलिन बनाया नहीं। और मेच्योर इंसुलिन के अंदर कितनी चेन होती है हमें पता है, सिर्फ 2 चेन होती है। ठीक है, तो उन्होंने कैसे बनाया, बाय यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने डायरेक्टली मेच्योर इंसुलिन बनाया। ठीक है, वो कैसे बनाया, देखो उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, वही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर किसको इंसर्ट कर दिया,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो यहाँ पे ये प्लाज्मिड वेक्टर आ गया और उसको किससे लाइगेट कर दिया, विद द जीन। और यहाँ पर ये जो जीन है वो क्या करेगी, जीन फॉर द ए चेन। ये जीन क्या बनाएगी, ए चेन बनाएगी। ठीक है, तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर उस जीन को डाला जो जीन क्या बनाएगी, चेन ए। ठीक है, दूसरा उन्होंने लिया, दूसरा होस्ट भी लिया, उसमें वो चेन बी बनाएंगे। ठीक है, उसमें भी उन्होंने क्या लिया, फिर वेक्टर लिया और वेक्टर को किससे लाइगेट कर दिया, वेक्टर को लाइगेट कर दिया उस जीन से जो आगे जाके क्या बनाएगा, चेन सी, चेन बी, नॉट सी, चेन बी। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या करा, वो दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिए, दोनों रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जीन ए और जीन बी को डाल दिया। जीन ए क्या करेगा, चेन ए को बनाएगा, जीन बी क्या करेगा, चेन बी को बनाएगा। ठीक है, तो इसको इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, होस्ट के अंदर, होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया उन्होंने, ताकि उसके अंदर क्या बन जाए, ताकि उसके अंदर चेन ए और चेन बी बन जाए। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसके अंदर ही क्या बनेगा, वो चेन ए बन जाएगा और इसके अंदर चेन बी बन जाएगी। इसके अंदर चेन ए और इसके अंदर चेन बी बन गई। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बन गई, चेन ए, और इसके अंदर फिर क्या बन गई, चेन बी बन गई। तो बाय यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया, चेन ए और चेन बी सेपरेटली बना ली। ठीक है, फिर चेन ए और बी को सेपरेट करके, चेन ए और चेन बी को एक्सट्रैक्ट करके इन होस्ट से, तो चेन ए और चेन बी को निकाल लिया, ये चेन ए आ गई और ये दूसरी वाली कौन आ गई, चेन बी आ गई। अब इन दोनों चेन ए और चेन बी को ज्वाइन कर दिया बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, चेन ए और चेन बी को लाइगेट कर दिया बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायरेक्टली मेच्योर इंसुलिन बनाया। ठीक है, तो पहले होस्ट के अंदर बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्होंने चेन ए बनाया, दूसरे होस्ट के अंदर बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्होंने चेन बी बनाया, फिर चेन ए और चेन बी को एक्सट्रैक्ट करके दोनों को ज्वाइन कर दिया बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ऐसे हमारा मेच्योर इंसुलिन बन गया बाय द एली लिली कंपनी ने जो बनाया ये। ठीक है, और ये जो इंसुलिन है ये ह्यूमन इंसुलिन है, सो इट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमिलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम में, बिकॉज जो भी लोग डायबिटीज से सफर करते हैं तो उनको ह्यूमन इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए होते हैं, और ये ह्यूमन के इंसुलिन इंजेक्शन लार्ज स्केल पे बनाए जा रहे हैं बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर ना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेच्योर इंसुलिन के अंदर कितनी चेन होती है, दो चेन होती है, चेन ए और बी, और जो प्री मेच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर तीन चेन होती है, चेन ए बी सी। क्लियर यहाँ तक है? ठीक है, अब देखो दूसरा यूज कहाँ पर आता है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो सेकंड यूज कहाँ पर आया है बायोटेक्नोलॉजी का, वेरी इंपॉर्टेंट, वो जीन थेरेपी के अंदर। ठीक है, सेकंड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज इन द जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी इज व्हाट, जीन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ द जीन, जीन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ जीन। तो जीन को ट्रीट करना, जीन को ठीक करने क्या होता है, जीन थेरेपी। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे के अंदर या फिर किसी भी पर्सन के अंदर जीन क्या हो गई है, फॉल्ट हो गई, जीन में गड़बड़ी आ गई है, तो जीन को ठीक करने का तरीका ढूंढना क्या होता है, जीन थेरेपी। ठीक है, तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ये पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आई है ना। तो इसमें क्या देखा गया, वो स्किड। ठीक है, स्किड डिसऑर्डर है ये, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि इम्यूनिटी की कमी हो गई है इसके अंदर। इम्यूनिटी की कमी क्यों हो गई है, क्योंकि ये जो क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, वो एडीए डेफिशिएंसी हो। तो स्किड ये जो बीमारी है, विच इज द सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, किसके वजह से हुआ है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीए एंजाइम। क्योंकि एडीए एंजाइम की क्या हो गई, वो कमी हो गई है। अब एडीए एंजाइम की कमी होने की वजह से क्या हो गया, इम्यूनिटी डाउन हो गई, लड़ने की क्षमता कम हो गई है ना। तो स्किड ये जो इम्यूनो डिसऑर्डर है किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीए एंजाइम। और एडीए एंजाइम क्या होता है, एडिनोसाइन डी अमीनेस एंजाइम ये है ना। और ये एंजाइम की कमी क्यों हुई है, क्योंकि इससे लिंक जो जीन है वो क्या हो गई थी, इस जीन इज गेट डिलीट, वो जीन क्या हो गई, डिलीट हो गई, या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए। क्लियर ना ये। तो क्या देखा जाता है, वो जिनकी भी बॉडी के अंदर, जिन भी बच्चों को स्किड जैसी बीमारी होती है, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनको किस में रखा जाता है, एक बबल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ताकि उस बच्चे के कांटेक्ट में किसी प्रकार का बैक्टीरिया या फिर जर्म्स वगैरह कांटेक्ट में ना आए, है ना। इसलिए इस डिसऑर्डर को, स्किड जैसी बीमारी को क्या बोलते हैं, बबल बेबी डिसीज भी बोला जाता है ना। तो किसी भी बच्चे को अगर क्या होगा, स्किड जैसे डिसऑर्डर होगा, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर होता है उसको, जिसकी वजह से वो किसी भी जर्म्स वगैरह के कांटेक्ट में ना आए, तो उसको किस में रखा जाता है, बबल में रखा जाता है, सो दैट इट इज फ्री फ्रॉम द जर्म्स।
है ना, इसलिए इस किट को क्या बोलते हैं, बेबी बबल डिजीज से बोला जाता है। यानी आता है कि तो ये जो जीन थेरेपी है, इनके जीन का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले किस पे किया गया था, 4 साल की गर्ल पे किया गया था। इट वॉज फर्स्ट डन ऑन द 4 ईयर गर्ल। और ये 4 ईयर गर्ल किससे सफर कर रही थी, दैट वॉज सफर फ्रॉम द एडीए डेफिशिएंसी। है ना, तो सबसे पहले जीन थेरेपी किस पे की गई, एक 4 साल की गर्ल पे की गई, जो किससे सफर कर रही थी, दैट वॉज सफर फ्रॉम द एडीए डेफिशिएंसी। उसके अंदर एडीए एंजाइम की कमी हो गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हाट डन विद द गर्ल, 4 ईयर गर्ल के साथ की गई, और वो किससे सफर कर रही थी, एडीए डेफिशिएंसी से सफर कर रही थी। और एडीए क्या होता है, एडिनोसाइन डीअमीनेज एंजाइम की कमी थी इसके अंदर। है ना, तो ये जो 4 ईयर गर्ल है उसके अंदर डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है। तो किसकी डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ एडीए एंजाइम। एडीए एंजाइम की उसके अंदर क्या हो गई है, कमी हो गई है। और एडीए एंजाइम क्या होता है, एडिनोसाइन एडिनोसाइन डीअमीनेज, एडिनोसाइन डीअमीनेज। ठीक है, तो एडिनोसाइन डीअमीनेज एंजाइम की उसके अंदर क्या हो गई है, कमी हो गई है। और इस एंजाइम की कमी क्यों हो गई है, क्योंकि उसके पास क्या है, इससे लिंक जो जीन है, यानी कि जो एडीए जीन है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। वो एडीए जीन जो है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया है। तो उसकी बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाली जीन ही नहीं है ना, जिसके वजह से क्या हुआ, उसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी हो गई है, यानी कि एडीए डिसऑर्डर हो गया है। तो सबसे पहले जो उसको ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले जीन थेरेपी किस पे किया गया, इसी 4 ईयर गर्ल पर किया गया। है ना, और क्या था इसके पास, वो टी लिम्फोसाइट्स नहीं थे। है ना, उसके टी लिम्फोसाइट जो थे वो बहुत ही कम हो गए थे, टी लिम्फोसाइट्स थे ही नहीं। और टी लिम्फोसाइट्स ना होने की वजह से उसके पास क्या है, एडी एंजाइम भी नहीं है, जिसके वजह उसकी लड़ने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो गई है ना। तो सबसे पहले इस जीन को क्योर करने के लिए, इस बीमारी से छुटकारा करने के लिए क्या किया जाए, क्या क्या ट्रीटमेंट के तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या देखा गया, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ट्रीटमेंट का सबसे पहला वे क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होता है कि उस गर्ल के, उस बच्चे की बोन मैरो को चेंज कर दिया जाए। है ना, बोन मैरो में पता है क्या होता है, ये बोन है। इस बोन के अंदर जो टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। है ना, तो क्या किया जाए, बोन मैरो को रिप्लेस कर दिया जाए, एक फंक्शनल बोन मैरो को डाल दिया जाए। फंक्शनल बोन मैरो को डालेंगे तो उससे क्या होगा, उससे टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। और टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे तो उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। है ना, बट ये भी परमानेंट मेथड नहीं है। ठीक है, बट दिस इज आल्सो नॉट अ परमानेंट मेथड कि हम बोन मैरो को, डैमेज बोन मैरो को कन्वर्ट कर दे विद द हेल्दी बोन मैरो, क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए वर्किंग में नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट। दूसरा तरीका क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट। एंजाइम रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा कि हम डायरेक्टली क्या करें, एडी एंजाइम को इंसर्ट कर दे, कि वी इंसर्ट द एडी एंजाइम, कि हम एडी एंजाइम को डाल दें। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर एडी एंजाइम को डाल देंगे तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर फिर वही इम्यूनिटी पावर आ जाएगी। बल्कि दोनों चीज में क्या होगा, ये भी मेथड का परमानेंट नहीं है कि बार बार बच्चे को जाना पड़ेगा एडी एंजाइम को डलवाने के लिए ताकि उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाए। है ना, तो ये दोनों मेथड क्या है, परमानेंट क्योरेबल नहीं है। है ना, तो दीज बोथ मेथड्स आर द टेम्पररी ट्रीटमेंट। कुछ टाइम के लिए उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, बट हमेशा के लिए नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो परमानेंट मेथड के लिए क्या किया जाएगा, एक्चुअल में जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको परमानेंटली क्योर करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, बट ये जो दोनों मेथड है, ये दोनों भी क्या है, वो टेम्पररी मेथड है। कौन सा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और दूसरा हमारा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वो दूसरा तरीका जो हमारा, जो थोड़ा सा इससे लंबे टाइम के लिए क्योरेबल करेगा, तो हमने कौन सा यूज करा, वी डिड द जीन थेरेपी। है ना, तो कौन सा मेथड आ गया, जीन थेरेपी, जो लॉन्ग टाइम के लिए काम कर सकता है। ठीक है, तो जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, वट डन ऑन इन द जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में क्या किया गया, जो सबसे पहले फर्स्ट वाज डन इन द 4 ईयर गर्ल, है ना, जो 4 साल के बच्चे पे किया गया था। और जो किससे सफर कर रही थी, दैट शी वाज सफर फ्रॉम द एडीए डेफिशिएंसी। वो एडीए डेफिशिएंसी से सफर कर रही है, उसके अंदर एडीए एंजाइम नहीं है, टी सेल्स नहीं है उसके पास। ठीक है, तो क्या किया गया, उस गर्ल के अंदर, उस गर्ल के ब्लड में से, गर्ल के ब्लड में से वो किसको एक्सट्रैक्ट करा, टी लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करा। गर्ल के ब्लड में से टी सेल्स को एक्सट्रैक्ट करा, गर्ल के ब्लड में से टी सेल्स को एक्सट्रैक्ट करा, और साइड में फिर किसको बना के रखा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ठीक है, और साइड में हमने क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
और रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें पता है क्या होता है, जिसके अंदर क्या होगा, प्लास्मिड और साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो हमें पता ही है। तो साइड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना रखा है, तो इधर कौन आ गया, प्लास्मिड आ गया, प्लास्मिड। और इधर साइड में कौन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। कौन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सी जीन होगी, द जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडीए, है ना। तो यहाँ पे वो कौन सी जीन है, जो जीन क्या प्रोड्यूस करेगी, जीन प्रोड्यूस द एडीए, जो एडीए एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही होगी, है ना। तो साइड में लैब के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना के रखा है, ये प्लास्मिड को उस जीन से जोड़ दिया जो जीन क्या बनाएगी, एडीए एंजाइम को बनाएगी। ठीक है, फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया, लिम्फोसाइट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो दीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट इन द टी सेल्स। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया गया, इंसर्ट इन द टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टी सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो टी सेल्स के अंदर कौन आ गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गए, के अंदर कौन आ गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गए। हम्म, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो टी सेल है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो उस टी सेल्स को वापस उसके ब्लड के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो द टी सेल्स दैट कैरी द रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर फोर बैक टू द 4 ईयर गर्ल। ठीक है, वापस उसको 4 ईयर गर्ल के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो जीन उसकी बॉडी के अंदर जाएगी, एडीए जीन जाएगी, और एडीए जीन से फिर क्या होगा, एडीए एंजाइम प्रोड्यूस होगा, जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, है ना। तो इस समय क्या दिख रहा है कि हमने काफी हद तक एक बच्चे की एडीए डेफिशिएंसी को क्योर कर दिया है, कि उसके अंदर जो एडीए की कमी थी वो एडीए एंजाइम अब बनने लगेगी, बिकॉज हमने उससे लिंक उसकी बॉडी में जीन डाल दिया है, इजंट इट। बट देखा क्या जाता है, ये जो जीन थेरेपी, ये भी जो मेथड है वो हमेशा के लिए नहीं हो पाता है, बिकॉज कारण क्या है, ये जो हमने टी सेल्स जो इंसर्ट करे हैं, ये जो टी सेल्स जो हमने इंसर्ट करे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम के लिए होते हैं, वो सिर्फ 8-10 डेज के लिए होते हैं। क्योंकि हमें पता है जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होता है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है, 8 से 10 दिन के लिए होता है सिर्फ, है ना। तो 8 से 10 दिन के लिए तो वो काम करेगी, 8 से 10 दिन के लिए उसमें क्या हुआ है, एडीए जीन गए हैं, और एडीए जीन से उसके अंदर क्या बनी है, एडीए एंजाइम्स बनी है, तो 8 से 10 दिन के लिए तो इट इज गुड। बट आफ्टर दैट अगेन गर्ल हैव टू गो फॉर द जीन थेरेपी, है ना। उस 10 दिन के बाद वापस उसको जीन थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा, और ये प्रोसेस इतना इजी तो होता नहीं है कि बार बार किया जाए, है ना। तो देखा जाए तो ये भी मेथड जो है, ये जो जीन थेरेपी है, ये भी वो परमानेंट क्योरेबल नहीं है, परमानेंट क्योरेबल नहीं है। अगर इसको कब किया जा रहा है, बर्थ के बाद किया जा रहा है ना, तो ये भी परमानेंट क्योरेबल नहीं है इफ इट इज डन आफ्टर बर्थ। अगर उसको कब किया जाएगा, बर्थ के बाद किया जाएगा, तो ये परमानेंट क्योरेबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जीन थेरेपी भी अगर हम बर्थ के बाद करते हैं किसी बच्चे के अंदर या फिर किसी बड़े के अंदर, तो वो परमानेंट क्योरेबल नहीं होती है। तो जीन थेरेपी कब परमानेंट क्योरेबल बन जाएगी, तो ये परमानेंट क्योरेबल हो जाएगी, इट विल बी अ परमानेंट क्योरेबल, ये हमेशा के लिए ठीक कर देगी जेनेटिक डिसऑर्डर को। कब, अगर उसको कब किया जाए, इफ इट इज डन इन द एम्ब्रॉयनिक स्टेज, अगर इसको एम्ब्रॉयनिक स्टेज में किया जाए, तो देन क्या होगा, तो ये जीन थेरेपी जो है वो परमानेंट क्योरेबल हो जाएगी एक जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। ठीक है ना, तो जीन थेरेपी में हमने क्या करा, जीन को ठीक करा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जीन फॉर द एडी एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट था, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इंसर्ट कर दिया था 4 साल के बच्चे की टी सेल्स के अंदर। और जब टी सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, तो उसने कैरी कर रखा था एडीए जीन, और उस एडीए जीन से क्या बनने लग गई, उसकी बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम्स बनने लग गई, जिससे कुछ टाइम के लिए तो उसको एंजाइम्स मिलेगी, एडीए एंजाइम, जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। बट लाइफ स्पैन इसका सिर्फ 8 से 10 दिन के लिए होता है, उसको वापस जीन थेरेपी के लिए जाना होगा, इजंट इट। तो अगर हमें इसे परमानेंट क्योरेबल करवाना है, तो जीन थेरेपी कब होनी चाहिए, इट शुड बी डन इन द एम्ब्रॉनिक स्टेज। कि एम्ब्रॉनिक स्टेज में जो स्टेम सेल्स होता है उसके अंदर जीन थेरेपी करा, उसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला दैट कैरी द जीन फॉर द एडीए, देन इट विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ अ परमानेंट क्योरेबल ऑफ दिस डिजीज। क्लियर ना, ये तो जीन थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर उसको अर्ली स्टेज में कर लिया जाए तो उससे जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो भी क्या हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। क्लियर, नहीं तो हमने दो यूज देख ली मेडिसिन के अंदर, कि कैसे इंसुलिन बनाया गया है और कैसे एडी एंजाइम को की डेफिशिएंसी को क्योर किया गया है। डन ना ये। अब इसके बाद ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, विच इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस।
है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का रोल कहाँ पे जाता है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसी बायोटेक्नोलॉजी मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, हम मॉलिक्यूल को डायग्नोज कर सकते हैं। वी कैन डायग्नोज द मॉलिक्यूल। ठीक है, वो भी कौन से मॉलिक्यूल, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। अगर बहुत ही कम क्वांटिटी वाले मॉलिक्यूल को डायग्नोज करना है ना, तो हम यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल बहुत ही कम क्वांटिटी में उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी वाले मॉलिक्यूल को भी डायग्नोज कर सकते हैं बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है जो डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं हमारे? सबसे पहले तो कौन आ गया, पीसीआर। पीसीआर के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं उनको जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, है ना। जब लार्ज स्केल पे अगर कोई मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम डिटेक्ट कर लेते थे कैसे, भाई यूरिन टेस्ट के थ्रू कर लिया, सीरम टेस्ट के थ्रू कर लिया। बट जो मॉलिक्यूल बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि अभी एचआईवी बहुत ही कम क्वांटिटी में आया है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी वाले मॉलिक्यूल को अगर हमें डायग्नोज करना है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय द पीसीआर। ठीक है, और पीसीआर हमें पता क्या होती है, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, और किसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, दूसरा वो टेक्निक आ जाएगी एलाइजा। एलाइजा, ठीक है, तो एलाइजा क्या है, दिस इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये दो ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम बहुत ही कम क्वांटिटी वाले पैथोजेंस को, बहुत ही कम क्वांटिटी वाले मॉलिक्यूल्स को डायग्नोज कर सकते हैं शुरुआती तौर पर ही, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि शुरुआती तौर पे बहुत ही कम क्वांटिटी वाले अगर एचआईवी को पहले डिटेक्ट कर लिया जाए तो उससे हम बड़ी बड़ी बीमारियों को होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉलिकुलर डायग्नोसिस में, जब वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि जब ज्यादा हो जाएंगे तब तो उसको क्योर करना भी मुश्किल हो जाता है। हमें पता है अगर एचआईवी बहुत ज्यादा फैल जाए तो जनरली वो क्या हो जाती है, डिजीज इनक्योरेबल हो जाती है ना। बट अगर वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है, और स्मॉल क्वांटिटी में मुझे अगर एचआईवी को डायग्नोज करना है तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पीसीआर मेथड का, एलाइजा का, इनका, है ना। और पीसीआर कौन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, जो अभी क्या फैला था, कोविड, है ना। तो जो कोविड फैला था ये, है ना, तो कोविड वायरस भी कैसे डायग्नोज किया जा रहा था, बाय द आरटी पीसीआर, है ना। तो कोविड वायरस को भी कैसे डायग्नोज किया जा रहा था, बाय द आरटी पीसीआर। आरटी इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके एंड देन पीसीआर हमने अप्लाई करा था। ठीक है, अब देखो दोनों को समझते हैं एक बार। सबसे पहला मेथड तो कौन सा है हमारा, पीसीआर के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी वाले मॉलिक्यूल को। और दूसरा मेथड हमारा कौन सा आ जाएगा, एलाइजा। एलाइजा के थ्रू भी हम चेकआउट कर सकते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी वाले मॉलिक्यूल को। ठीक है, और पीसीआर हमें पता है वो क्या है, दैट वाज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पीसीआर, है ना। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अगर हमें याद आ रहा हो तो 3 स्टेप्स थे, है ना, ये हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो पीसीआर के अंदर 3 स्टेप्स कौन कौन से थे, नंबर 1 दैट वाज द डीनेचुरेशन, दैट वाज द डीनेचुरेशन। सेकंड क्या था, सेकंड क्या था, एनिलिंग, सेकंड क्या था, एनिलिंग। और थर्ड मेथड कौन सा था हमारा, इलोंगेशन। यही था ना। तो पीसीआर के अंदर 3 मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, 3 स्टेप्स में हो रहा था ये, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और इलोंगेशन, है ना। तो एक बार अगर रिकॉल करें तो सपोज ये डीएनए है ना, इस डीएनए को मुझे एम्पलीफाई करना है, इस डीएनए को क्या करना है, एम्पलीफाई, इसके नंबर को इंक्रीज करना है, इस डीएनए के नंबर को इंक्रीज करना है ना। तो फिर हमने क्या करा था, सबसे पहले तो डीनेचुरेशन करा था। और डीनेचुरेशन में क्या हुआ था, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया था। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाज कन्वर्ट इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर हमने क्या करा था, वो एनिलिंग करी थी, एनिलिंग वाज डन। एनिलिंग के अंदर हमने क्या करा था, प्राइमर्स को ऐड कर दिया था एट द 3 प्राइम पोजीशन, है ना। तो 3 प्राइम पर हमने क्या करा था, एनिलिंग कर दी थी, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया था। फिर क्या हुआ था, इलोंगेशन के अंदर जो टैग पॉलीमरेज थी, थर्मस एक्वेटिकस जो डीएनए पॉलीमरेज थी, उसने इन प्राइमर को क्या करा था, इलोंगेट कर दिया था, उसने इस प्राइमर को क्या करा था, बड़ा कर दिया था। तो टैग पॉलीमरेज ने क्या कर दिया, इलोंगेट द डीएनए। और फिर इसी प्रोसेस को हमने मल्टीपल टाइम करा, इसी पूरे प्रोसेस को हमने कैसे करा, मल्टीपल टाइम्स करा, बहुत बार करा। और मल्टीपल टाइम्स करने की वजह से क्या हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से
16 16 से ऐसे ही बहुत सारे फिर डीएनए बनते चले गए, है ना। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में डीएनए को एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली कौन सा डीएनए क्या है क्या नहीं है ना। बट अगर हमने इस डीएनए को एम्पलीफाई कर दिए, बहुत ज्यादा कर दिए, तो उसको डायग्नोज करना, उसको समझना आसान हो जाता है ना। तो ऐसे पीसीआर जो है वो जीनोम की चेकिंग करने में हेल्प करता है, डीएनए को चेकआउट करने में हेल्प करता है। तो पीसीआर टेक्निक के थ्रू हम किसको वो डायग्नोज कर सकते हैं, किसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द डीएनए ऑफ पैथोजन, डीएनए ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, तो कोई भी पैथोजन वो जब स्मॉल क्वांटिटी में है, तो स्मॉल क्वांटिटी वाले पैथोजन का भी अगर हमें डीएनए मिल जाए और उस डीएनए को अगर हम एम्पलीफाई कर ले, तो हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली वो पैथोजन कौन सा है। लिए ना ये तो कुछ इस तरीके से वो पीसीआर जो है वो डीएनए के थ्रू हमें पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प करती है। लिए ना ये। और इसी के थ्रू, पीसीआर के थ्रू हम जल्द शुरुआत बहुत, जब वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, एचआईवी हो गया सपोज, या फिर कोई और पैथोजन हो गया, जब वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होगा, तो पीसीआर के थ्रू हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे, एंड देन वी कैन चेक इट प्रेजेंस की कौन सा पैथोजन है, कौन सा पैथोजन नहीं है ना। तो पीसीआर के थ्रू हम किसको चेकआउट कर सकते हो, एचआईवी वो अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, सिम्टम्स आने से पहले ही उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैंसर पेशेंट्स के अंदर म्यूटेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर को भी डिटेक्ट किया जा सकता है ना। तो पीसीआर में क्या करा, एक पर्टिकुलर डीएनए को एम्पलीफाई करा, और डीएनए को एम्पलीफाई करने के बाद ही हमें पता लग जाता है एग्जैक्टली कि वो कौन सा पैथोजन है, कौन सा पैथोजन नहीं है। क्लियर है। तो पीसीआर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायग्नोसिंग द पैथोजन बाय इट्स जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो पीसीआर के थ्रू हम पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, उसके डीएनए के थ्रू। क्लियर ना ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी आरटी पीसीआर के थ्रू हमने क्या करा था, कोविड को चेकआउट करा था, है ना। तो एक बार अगर हम इसका देखें तो जो आरटी पीसीआर है, पीसीआर तो हमें पता है क्या है। तो आरटी इज व्हाट, दैट वाज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, दैट वाज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, है ना। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का, इन विच वी यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम क्या करती है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगी। फिर डीएनए से फिर क्या बन जाता है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, देन इट विल फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हमने क्या कर दिया, पीसीआर कर दिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर दी, बहुत सारे डीएनए आ जाएंगे, उस डीएनए को फिर चेकआउट करके पता लग जाएगा कि वो डीएनए एक्चुअल में किसका है। क्लियर ना, कि वो एचआईवी वायरस का है या फिर कोविड वायरस का है, किसका है। क्योंकि वो क्वांटिटी जब डीएनए की ज्यादा हो जाएगी, तो उसको समझना, उसको एनालाइज करना आसान हो जाता है ना। तो ऐसे आरटी-पीसीआर के थ्रू हमने किसको चेकआउट करा था, कोविड को चेक करा था, जो ये डिजीज अभी काफी ज्यादा पेंडेमिक हुई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्लियर ना ये। ठीक है, अब देखो इसके बाद वो सेकंड मेथड कौन सा आ गया हमारा, एलाइजा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा आ गया, एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, है ना। तो एलाइजा क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में आ जाती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनो इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो नाम से क्लियर हो रहा है इस टेक्निक के अंदर क्या होता होगा, है ना। तो एलाइजा टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, वो एंजाइम के थ्रू, एंजाइम और सबस्ट्रेट के थ्रू हम एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन चेकआउट करते हैं। तो एलाइजा के अंदर हम क्या करते हैं, एंजाइम के थ्रू हम किसको चेकआउट करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को चेक करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को चेक किया जाता है। ठीक है, तो एलाइजा टेक्निक के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम और सबस्ट्रेट के थ्रू हम क्या चेक करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अगर हो रहा है, तो यानी कि एचआईवी है मान लो, है ना। अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो रहा है, एंटीजन के लिए सिंबल क्या होता है, एटी, और एंटीबॉडी के लिए हमें पता है एबी। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अगर होता हुआ नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या, अगर हम एचआईवी का चेकआउट कर रहे हैं, तो कि वो एचआईवी पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इफ नो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन क्या है, एचआईवी नेगेटिव, उसके अंदर एचआईवी वायरस नहीं है।
है ना। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के थ्रू क्या किया जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन चेकआउट किया जाता है। कोई चेंज अगर आ रहा है तो यानी कि एचआईवी है, अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो यानी कि एचआईवी नहीं है। क्लियर नहीं है। तो एच एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अगर होता हुआ नजर आएगा तो है, अगर नहीं होता हुआ नजर आएगा तो इट मीन एचआईवी नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली कैसे इस प्रोसेस को किया जाता है वो देखते हैं। बाकी इसकी फुल फॉर्म हमें समझ में आ रहा है कि एंजाइम के थ्रू हम चेकआउट करते हैं कि कोई पैथोजन है या फिर नहीं है। ठीक है, मेनली एचआईवी वायरस है या फिर नहीं है तो इसके थ्रू हमें पता लग जाएगा। तो कैसे किया जाता है वो एलाइजर टेक्निक की है। तो एलाइजर के अंदर वो सबसे पहले हमने किसका इस्तेमाल करा, एक ऐसे एक बॉक्स, एक हमने कंटेनर ले लिया जिसको क्या बोलते हैं, वेल। ठीक है, वेल ले लिया। ठीक है, अब इस वेल्स के नीचे क्या लगे होते हैं, एंटीबॉडी बाइंड होते हैं। ठीक है, कौन लगे होते हैं नीचे यहाँ पर, एंटीबॉडी। है ना। और हमें एक चीज याद रखना, एलाइजर टेक्निक के अंदर हमें किससे पता लगेगा कि एचआईवी है या फिर नहीं है, एंजाइम के थ्रू। एंजाइम और सबस्ट्रेट हमें बताएगा कि एचआईवी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस वेल के सरफेस पे नीचे कौन लगे हुए, वो एंटीबॉडी लगे हुए। ठीक है, और हमने क्या करा, एक जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उस पेशेंट का हमने क्या लिया, ब्लड लिया। ठीक है, या फिर कोई भी सैंपल ले लिया उसका। ठीक है, ब्लड ले लिया या फिर सीरम ले लिया। ठीक है, और उस सैंपल को हमने क्या करा, इस वेल पे पोर करा। ठीक है, सैंपल को हमने इस वेल पे पोर करा। ठीक है, उस सैंपल के अंदर हो सकता है क्या हो, एचआईवी हो या फिर ना हो। ठीक है, तो सपोज हमने इसके अंदर किसको इंसर्ट करा, सैंपल को इंसर्ट करा, और हम मान के रखते हैं कि इसके अंदर क्या है, एचआईवी एंटीजन है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाला डॉट है वो क्या बता रहा है, एचआईवी एंटीजन। ठीक है, और सैंपल में साथ में और भी चीजें होंगी। ठीक है, साथ में और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग कलर्स इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो यानी कि जो वेल है, वेल के सरफेस पे नीचे कौन लगे होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। और हमने क्या चेक करना है कि इसके अंदर एचआईवी है या फिर नहीं है। तो हमने इस पेशेंट के वो ब्लड सैंपल वगैरह लिया या फिर कोई और सैंपल लिया और देन उसको वेल में डाला। ठीक है, और हमने मान लिया वो केस 1 के अंदर क्या है, ये जो केस 1 है इसके अंदर क्या है, एचआईवी प्रेजेंट है, एचआईवी इज प्रेजेंट। केस 1 के अंदर क्या है, एचआईवी प्रेजेंट है। तो क्या होगा इसके अंदर, ये हमें ब्लू डॉट क्या, व्हाइट डॉट क्या बता रहा है कि एचआईवी है, और बाकी साथ में अदर चीजें भी होगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारे ये जो एंटीजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, एंटीबॉडी के साथ वो जुड़ जाएगा। एंटीजन विल बाइंड टू द एंटीबॉडी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी है किसके लिए, इन्हीं एचआईवी एंटीजन के लिए। तो ये जो एचआईवी एंटीजन है वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, इट विल लाइगेट टू द एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी से लाइगेट कर जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर कौन आ गई, एंटीबॉडी जो है वो लाइगेट कर गए। और बाकी सबको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, वॉश कर दिया। ठीक है, वॉश द अदर मटेरियल। ठीक है, बाकी सब चीजों को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, सैंपल को वॉश आउट कर दिया, और साथ में क्या हो गया, जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से लाइगेट कर दिया। अब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है वो हमें किससे पता लगेगी, बाय द एंजाइम। है ना, इंटरेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, दूसरी एंटीबॉडी को इस पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, वो भी एंटीजन से बाइंड करेगा। ठीक है, हमने एंटीजन बॉडी 2 इंसर्ट करी। अब ये एंटीजन बॉडी 2 यही बताएगी कि एक्चुअल में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और मैंने शुरू में बताया था, अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा तो यानी कि एचआईवी है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। ठीक है, तो हमने ऊपर से क्या करा, एंटीबॉडी 2 इंसर्ट करी, और साथ में अब दूसरी चीज और डालेंगे, साथ में हम एक और। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या डाली यहाँ पर, अब एक सबस्ट्रेट भी डाला। और ये जो एंटीबॉडी है वो साथ में एक पर्टिकुलर एंजाइम से लाइगेट होती है। ये जो एंटीबॉडी 2 है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, एंजाइम से भी। इट इज लाइगेट टू द एंजाइम। एल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कौन सी, ये एल्कालाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी 2 है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, एंजाइम के साथ जुड़ी हुई है। और ये एंजाइम किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो जो ग्रीन डॉट है वो किसको शो कर रहा है, सबस्ट्रेट को। तो क्या होगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी 2 है वो किसके साथ आई है, एंजाइम के साथ आई है, एल्कालाइन फॉस्फेटेज के साथ आई है। अब ये जो एंजाइम है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, दिस एंजाइम विल रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट।
अब ये जो एंजाइम है वो किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? दिस एंजाइम इज रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने के बाद इट विल प्रोड्यूस द कलर, ठीक है, वो कलर प्रोड्यूस करेगा। और कलर अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसी से हमें क्या पता लग जाएगा? इससे हमें पता लग जाएगा कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ है। और अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अगर हुआ है तो उसने हमें क्या इंडिकेट कर दिया है कि इस इंसान को क्या है? HIV पॉजिटिव है, HIV है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अगर होता है तभी कलर प्रोड्यूस होता है, और वो कलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाँ HIV प्रेजेंट है, या फिर जिस पैथोजन को हम चेक कर रहे हैं वो पैथोजन प्रेजेंट है। क्लियर नहीं है? तो दिस इज द एलाइजर। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के अंदर हम एंजाइम और सबस्ट्रेट के थ्रू ही चेकआउट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अगर होता है तो इंडिकेट करता है कि हाँ वो पैथोजन है, HIV है। और अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं होता तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता है, और कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो यानी कि वो पैथोजन नहीं है, है ना। तो वेल का हमने इस्तेमाल करा, वेल के नीचे कौन लगे होते हैं? एंटीबॉडी, जो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने सैंपल को इंसर्ट करा, फिर उसके बाद वॉश ऑफ कर दिया, एंड देन वी आर एडिंग द एंटीबॉडी टू, जो कंबाइन हो रखी है एक एंजाइम के साथ। वो एंजाइम कौन है? अल्कालाइन फॉस्फेटेज, साथ में हमने सबस्ट्रेट भी डाला। ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगी? कलर प्रोड्यूस करेगी। और कलर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस समय क्या पता लग रहा है कि हाँ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ है, इट मीन वॉट? पैथोजन प्रेजेंट है, वो इंसान क्या है? HIV पॉजिटिव है। और अगर कोई कलर एमिट नहीं होता, इफ नो कलर, ठीक है, अगर कोई भी कलर नहीं आया है तो उस समय क्या इंडिकेट हुआ है कि यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं हुआ है। और अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं हुआ तो वो इंडिकेट क्या कर रहा है? कि एंटीजन नहीं है, यानी कि वो इंसान क्या है? HIV नेगेटिव है, दैट पर्सन इज HIV नेगेटिव, उसको HIV नहीं है। ये नहीं तो कलर के थ्रू, एंजाइम के थ्रू हम पता लगा पा रहे हैं कि पैथोजन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ये नहीं आता कि तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है एलाइजा, है ना, जो लैब में परफॉर्म की जाती है। पैथोजन एक सैंपल के अंदर है या फिर नहीं है, इसको चेकआउट करने के लिए। PCR के अंदर में एक पर्टिकुलर पैथोजन के जीनोम को मल्टीप्लाई कर रहे थे, और उसके जीनोम को, उसके DNA को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता लग रहा था कि हाँ वो पैथोजन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसमें हमें एंजाइम के थ्रू पता लग रहा है कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ तो कलर प्रोड्यूस होगा, वो कलर का इंडिकेट करेगा कि हाँ पैथोजन प्रेजेंट है। क्लियर नहीं है? तो ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिसिन फील्ड के अंदर। इससे हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, मेडिसिन, इंसुलिन वगैरह बना पा रहे हैं, ठीक है। साथ में अर्ली डायग्नोस कर पा रहे हैं, यानी कि सिम्टम आने से पहले ही अगर हमें पता लग जाए तो उस डिजीज को अच्छे से क्योर किया जा सकता है। क्लियर नहीं है? तो काफी यूजेस हमने देख लिए। अब देखो लास्ट यूज जो आ जाता है इस बायोटेक्नोलॉजी का, विच इज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो लास्ट यूज क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में? तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स जिनका DNA क्या होता है? मैनुपुलेट होता है, यानी कि वो एनिमल्स whose genetic material is manipulated, whose genetic material is manipulated, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? मैनिपुलेटेड है, यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या कर रखा है? चेंज कर रखा है। और बहुत बार हम ये वर्ड सुन चुके हैं क्या, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को कैसे चेंज किया जाता है? बाय एडिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA, है ना। तो किसी भी एनिमल का अगर हमें जेनेटिक मटेरियल चेंज करना है तो कैसे करेंगे? बाय एडिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA, जिसके अंदर किसको डाल दो? रिकॉम्बिनेंट DNA को इंसर्ट कर दो। तो किसी भी एनिमल का जेनेटिक मटेरियल को अगर चेंज किया जा रहा है तो उस एनिमल को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। और उसके जेनेटिक मटेरियल को कैसे चेंज किया जाता है? बाय एडिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA इनसाइड ऑफ इट, ठीक है। सबसे ज्यादा 90% ट्रांसजेनिक एनिमल हमारे कौन है? रेट्स है, माइस है, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है हमारे? रेट्स का हमने इस्तेमाल करा है, ठीक है। ये कौन आगे? जैसे काउ, सबसे फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक एनिमल काउ होती है हमारी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन है हमारी? रोजी। कौन है? दैट इज द रोजी, ठीक है। इस रोजी के अंदर हमने क्या करा? इसके मिल्क को मैनिपुलेट कर दिया था, उसके मिल्क को और अच्छा कर दिया था, ताकि उसके अंदर और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए। क्लियर नहीं है? तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है। वाई वी आर मेकिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल? क्यों बनाया हमने ट्रांसजेनिक एनिमल? क्यों उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करा वो हमें पता है क्यों किया हमने। मेनली तो यूज क्या रहा होगा? उसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट DNA डाला,
और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा इनके अंदर, है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस। तो ट्रांसजेनिक एनिमल को सबसे पहले यूज क्या है, जीन की स्टडी करने के लिए कि ये जीन कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तो पहला यूज कहाँ पर देखा गया इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, टू स्टडी द जीन्स, और इन जीन के वजह से कैसे कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टडी करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यूज क्या होता है, टू स्टडी द जेनेटिक डिसऑर्डर, टू स्टडी द जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी करने के लिए हमने इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करा। ठीक है, तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए, मेनली कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रीमाटॉइड आर्थराइटिस और एल्जामेर। ठीक है, तो इन सब डिजीज को स्टडी करने के लिए, ये बीमारी कैसे होती है, क्या क्या इनके सिम्टम्स हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को, इन सब डिजीज को स्टडी करने के लिए वी आर यूजिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, दूसरा यूज कहाँ पर होता है इनका, वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। जो प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है तो उनको लार्ज स्केल पे बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भी पैसा जाएगा। तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बनाने के लिए वी आर यूजिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो सेकेंड यूज कहाँ पर आ जाता है इनका, टू फॉर्म द to form the useful expensive product, to form the useful expensive products को बनाने के लिए we are using the ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहला यूजफुल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हमारा कौन आ जाता है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। सबसे पहला कौन आ गया, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, ये याद रखना हमें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कौन आ गया, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन को बनाया गया, किसके अंदर बनाया गया, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर। तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन किसके लिए, फॉर ट्रीटिंग द एम्फाइसीमा। तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन किसके लिए, ये फॉर द एम्फाइसीमा। और एम्फाइसीमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें लंग्स के अंदर क्या हो जाते हैं, एल्विलाई जो होते हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन बनाने के लिए, और दूसरा क्या बनाने के लिए, वो दूसरा ह्यूमन मिल्क प्रोटीन बनाने के लिए। सेकेंड यूज कहाँ पर है, ह्यूमन मिल्क प्रोटीन बनाने के लिए, विच इज द ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। तो सेकंड यूज कहाँ पर है, ह्यूमन प्रोटीन बनाने के लिए, ह्यूमन मिल्क प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, विच इज द अल्फा ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, एल्बुमिन। ठीक है, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, ये कौन है, ह्यूमन मिल्क प्रोटीन है, जो मदर के मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है ये प्रोटीन। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन को किससे बनाया गया, फिर काऊ के मिल्क के अंदर बनाया गया। और वो जो सबसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी हमारी, वो कौन थी, दैट वाज द रोजी। ठीक है, तो ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, इस मिल्क प्रोटीन को किससे बनाया गया, काउ के मिल्क के अंदर बनाया गया। और फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी हमारी, रोजी। कौन है, रोजी। और कब बनाई इस ट्रांसजेनिक काउ को, 1997 के अंदर। तो अब ये काउ क्या बनाती है, मिल्क प्रोटीन बनाती है, ह्यूमन मिल्क प्रोटीन बनाती है। और ह्यूमन मिल्क प्रोटीन कौन सी है, ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन है। क्लियर ये, तो ये दोनों यूज बहुत अच्छे से मैं याद रखने हैं। इसका वो एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर कुछ ना कुछ तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे कहाँ पे यूज होता है इनका, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए, कि वैक्सीन ये ठीक है या फिर नहीं है। तो की पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करा था हमने, ट्रांसजेनिक माइस का। ठीक है, ऐसे ही लास्ट कौन सा यूज आ गया, ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को चेकआउट करने के लिए, कि ड्रग टॉक्सिक है या फिर नहीं है। तो ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को चेकआउट करने के लिए वी आल्सो यूज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि ट्रांसजेनिक एनिमल के क्या यूजेस है, बिल्कुल लास्ट चैप्टर टॉपिक का जो मेन यूज है, ये सारे यूज का सबसे लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, पहला यूज क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी करने के लिए, एक्सपेंसिव यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो दो एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा को ठीक करने के लिए, और ह्यूमन मिल्क प्रोटीन बनाने के लिए, विच इज द ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। और ये ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन किससे बनाया गया, इन द रोजी काउ के अंदर। ठीक है, 1997 के अंदर। और वैक्सीन की चेकआउट करने के लिए और ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को चेकआउट करने के लिए वी आर यूजिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, अब देखो लास्ट टॉपिक क्या आ जाता है पूरे चैप्टर का, दैट इज द एथिकल इश्यूज। ठीक है, तो एथिकल इश्यूज में क्या आ जाता है, अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी से जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी चीजें बन रही है, ये चेक करने के लिए कि वो सही है या फिर नहीं है, तो इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कौन सी वो, दैट इज द गीक, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी।
है ना? तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी की इसकी फुल फॉर्म पेपर में आती है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस एब्रीविएशन। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी क्या है? ये चेक करती है प्रोडक्ट्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को, कि ये प्रोडक्ट सही है या फिर नहीं है, इसको मार्केट में भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, तो ये जो गीक है, ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, चेक द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर ना ये? अब देखो इसके बीच में वो क्या आ जाता है, वर्ड पेटेंट। ठीक है, पेटेंट क्या होता है? अब ये जो पेटेंट है, ये पेटेंट हम कब लगाते हैं? अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर किसी भी पर्सन ने अगर कोई नई थिंग को डिस्कवर करा है, न्यू थिंग को डिस्कवर करा है, तो उस नई चीज को डिस्कवर करा है और उसका नाम डालने के लिए कि उसका नाम छप जाए। ठीक है, तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन नई चीज को डिस्कवर करती है और उसका नाम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पेटेंट कर देते हैं, उसका नाम उस अटैच कर देते हैं कि ये पता रहे कि हाँ भाई इसको इसने डिस्कवर करा है, ताकि कोई दूसरा इसकी कॉपी वगैरह ना कर सके, कोई उसका दूसरा इस्तेमाल ना कर सके। है ना? तो एक न्यू डिस्कवरी और उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पेटेंट करवाया जाता है। ठीक है, पर जनरली क्या होता है, कुछ मार्केट में क्या होता है, इन बायो प्रोडक्ट की क्या कर लेता है, कोई कॉपी कर लेता है ना? यानी कि डिस्कवरी किसी और ने करी है, नाम उसका होना चाहिए पर लेकिन उसका इस्तेमाल, उसका फायदा कोई दूसरा उठा रहा है ना? तो जिसने डिस्कवरी करी है, नाम उसका ही अगर हो तो क्या करवाया जाता है, पेटेंट करवाया जाता है ना? बट कुछ मार्केट क्या करती है, इसको कॉपी करने लग जाती है, और कॉपी करने की वजह से क्या होता है, उसका बेनिफिट उस ऑर्गेनाइजेशन के बजाय किसी और को मिलने लगता है ना? जैसे क्या होता है, बासमती राइस, जैसे यहाँ पर कौन आ गया, बासमती राइस। तो बासमती राइस की जो वैरायटी जो हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, वो किसने डिस्कवर करी है, इंडियंस ने डिस्कवर करी है। बल्कि बाहर की यूएस कंपनी वगैरह क्या है, वो अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपना नाम करवा के कि हाँ भाई ये तो हमने डिस्कवर करा है, तो वो फायदा कौन उठा रही है, दूसरी कंपनी उसका उठा लेती है। ठीक है, तो ऐसे बासमती राइस पे पेटेंट किसका जाता है, इंडियंस का जाता है। ऐसे नीम के अंदर क्या होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, कि ये फंगस को खत्म करने की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। तो ये किसने डिस्कवर करा, इंडियन से डिस्कवर करा, बट ये प्रॉपर्टी कोई और बोल के कि हाँ भाई हमने डिस्कवर करा, उसका कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करता है ना? ऐसे टर्मरिक के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ये सब कहाँ डिस्कवर हुई है, इंडिया में डिस्कवर हुई है। तो पेटेंट भी नाम भी किसका आएगा, इंडियंस का आएगा, है ना? ताकि कोई दूसरा उसका यूज ना करे, है ना? इसलिए पेटेंट करवाना जरूरी होता है, ताकि फायदा भी उसको मिले जिसने इसकी डिस्कवरी करी है। क्लियर ना ये? अब यहाँ पे वो क्या टर्म आ जाती है, बायोपायरेसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सीधा पेपर में आता है। बायोपायरेसी क्या होता है? तो बायोपायरेसी इज व्हाट, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग प्रोडक्ट, और पायरेसी मतलब हम कह सकते हैं चुराना या फिर इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल करना। तो बायो पायरेसी क्या होता है, जब मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे के प्रोडक्ट को उनसे बिना परमिशन के इस्तेमाल करती है ना? जब मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है, दूसरे के प्रोडक्ट का फायदा उठाती है विदाउट एनी परमिशन, उसको क्या बोलते हैं, बायो पायरेसी। क्लियर नहीं है? तो बायो पायरेसी में तो क्या होता है, किसी दूसरे के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, दूसरे के रिसोर्सेज से फायदा उठाना, इज व्हाट, बायो पायरेसी। है ना? तो इसलिए पेटेंट करवाया जाता है, ताकि जिसने डिस्कवरी करी है उसका नाम हो, ताकि दूसरा उसका बेनिफिट ना ले ज्यादा। ठीक है, तो क्या देखा जाता है, राइस की 2 लाख वैरायटी इंडिया के अंदर देखी जाती है, और बासमती उसमें कितनी है, 27 है। ठीक है, तो ये पेटेंट, तो बासमती राइस कहाँ डेवलप हुआ है, इंडिया के अंदर। और ये सब जो प्रॉपर्टी है कि नीम के अंदर एंटी फंगल होती है, टर्मरिक के अंदर एंटीसेप्टिक होती है, प्रॉपर्टी किसने डिस्कवर करी है, इंडियंस ने डिस्कवर करी है। ठीक है, बट अगर कोई दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे के रिसोर्सेज का बेनिफिट ले रही है विदाउट एनी परमिशन, तो उसको क्या बोला जाता है, बायो पायरेसी। और बायो पायरेसी ना हो इसलिए क्या किया जाता है, बायो पेटेंट किया जाता है, पेटेंट करवाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन तो उसका नाम, प्रोडक्ट तो उसी का नाम लगवाया जाता है जिसने उसकी डिस्कवरी की है। ठीक है, क्लियर नहीं आता कि? तो ऐसे क्या देखा जाता है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल नेशन है जहाँ जो फाइनेंशियली रिच है, जिसके पास बहुत पैसा है, बट उनके पास ज्यादा अच्छी डाइवर्सिटी नहीं है, ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। तो ज्यादा, भाई फाइनेंशियली स्ट्रांग है बट इनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के पास क्या है, पर अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के पास ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत है। ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो उनको वो ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करके वो काफी फायदा उठाती है ना? तो इसी चीज को भी एक्सप्लॉइट करने के लिए ऐसे कि भाई ट्रेडिशनल नॉलेज कोई दूसरा इसका इस्तेमाल ना करे, है ना? किसी दूसरी की डिस्कवरी कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे, तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया, इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्या डिस्कवर करा है,
कोई बायो पायरेसी वगैरह ना करे, किसी दूसरे के ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल ना करे। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट ने वो क्या करा है, सेकंड बिल पास करा है, सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल पास करा है। ठीक है, ताकि जहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि भाई ट्रेडिशनल नॉलेज जहाँ की है सबसे ज़्यादा फायदा उनको हो, किसी दूसरा उसका ज़्यादा फायदा ना उठाए। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट ने क्या डिक्लेयर करा है, सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल पास किया है, जिसके अंदर क्या है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, बायो पेटेंट का, बायो पायरेसी का एंड इन सब चीज़ों का। क्लियर ना? तो होप्स तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और इस पूरी ऑर्गन इन सभी ऑर्गेनिज्म जो ये बन रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन सब का देख रेख तो कौन करती है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल अप्रूवल कमेटी करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हमने डिस्कस कर लिया है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस भी, और नैन, और उसके बाद भी आल्सो डिस्कसेस द एप्लीकेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस चैप्टर्स। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, थैंक यू।